मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आज मुझे जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है, मुझे जनाब अली बात करनी है अपने ज़ाती प्रॉपर्टी के बारे में। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अवाम नास को कितने ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? करप्शन की वजह से हो रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से हो रहे हैं। और कोई भी पर्सन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोफेशनल मैनर में पूरा नहीं कर पा रहा। तो आज मैं आपको वजाहत करूंगा अपने प्रॉपर्टी इशू के बारे में। चलिए जनाब शुरू करते हैं। बताता हूं मैं कि क्या वाकयात हुए थे और उसका एक्शन कौन लेंगे। जनाब अली, हुआ ये कि हम लोगों ने यानी मैंने, मेरा नाम आतिफ सलीम भट्ट है और मेरे छोटे भाई का नाम है उमैर सलीम भट्ट। मैंने और उमैर सलीम भट्ट साहब ने 2017 में 225 रेबे है एक एरिया मलखा वाला फैसलाबाद मदीना सिटी फेज 2 में टॉन डेवलपर थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, मोहम्मद रऊफ वल्द मोहम्मद नवाज साहब, जिन्होंने डायरेक्ट ही टॉन जो है टॉन की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। उनसे एक प्लॉट जिसका रकबा 5 मरले एक सरसाई पर मुहित है वो खरीदा था। हमारा सारा लेन देन मुकम्मल हुआ था, कंप्यूटराइज रजिस्ट्री हुई थी, फर्द है हमारे पास और सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। 2019 में जैसे ही हमें पता चला कि हमारे प्लॉट के ऊपर कुछ नौसरबाज ग्रुप, जो कि हमने लेने के बाद कवर्ड कर लिया था, अपना कब्जा और अपनी तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने किया क्या कि जिस तरह जिम्मेदार शहरी के तौर पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पुलिस को इतला दो। मेरे छोटे भाई उमैर सलीम भट्ट साहब पुलिस स्टेशन सदर आता है जेड़ावाला रोड फैसलाबाद पे, वहाँ पे एफआईआर मुलजिमान के खिलाफ लॉन्च करवाने के लिए खुद गए और उनके साथ उनके 2-3 दोस्त और भी थे। तो उस वक्त के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे जनाब उसके थाना के, उनका नाम है जनाब जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार अली ने किया क्या? जुल्फ़कार अली ने बजाय एफआईआर दर्ज करने के उन्होंने मेरे छोटे भाई उमैर सलीम भट्ट को ही जदोकोब करना शुरू कर दिया, डराना धमकाना शुरू कर दिया। और जैसा कि हमारे माशरे का एक नाकस कल्चर है कि हम लोग जो पुलिस स्टेशन में एंटर हो जाता है ना, उसके ऊपर 107 151 लगा देते हैं। क्यों? ताकि या तो वो जेल में रहे, अगर वो जेल में नहीं रहना तो वो कम से कम हमें अर्निंग दे के जाए, यानी पैसा दे के जाए। क्योंकि गवर्नमेंट हमें तनख्वाह नहीं देती, गवर्नमेंट से जो हम पैसा लेते हैं वो हम हराम का पैसा लेते हैं। जहां पे परचून फरोश आप लोग भर्ती कर लेते हो ना, उस पुलिस कल्चर में क्या बेटरमेंट आनी है। और मौसूफ की राउंड अबाउट एज पता है आपको कितनी है? उसकी एज थी जनाब 58 के राउंड अबाउट, यानी रिटायरमेंट में ही उसके कुछ अरसा बाकी था। और ये लोग दाढ़ी रख लें, जो मर्जी कर लें, कुरान पाक हदीस शरीफ के रेफरेंस ले लें, ये सारे करप्ट लोग हैं, कल्परेट पर्सन है पाकिस्तान के माशरे का, सोसाइटी का। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। उसने मेरे छोटे भाई उमैर सलीम भट्ट के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि आप मुलजिमान के साथ सुलह करो, क्योंकि उसने उनसे भी पैसे लिए हुए थे और वो हमारे से भी रिश्वतदानी के चक्कर में था, जो कि मेरे छोटे भाई ने उसे नहीं दी। क्योंकि हमारी तरबियत हुई है और हम इस्लामिक तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को साथ लेके चलते हैं। जी जनाब। तो उमैर सलीम भट्ट साहब को जो कि उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर भी करूँगा, और मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा एविडेंस के तौर पे कि हमारा माशरा कितना करप्ट है। बाद में हम जब रिपोर्टिंग देते हैं तो हम कहते हैं कि सब अच्छा है, या हम तफ्तीश का या इन्वेस्टिगेशन का हम लोग किस तरीके से बेड़ा गर्क करते हैं, हम इस इस्लामिक तालीमात को किस तरह अपने, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, अपने पैरों तले रोनते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की किस तरह वायलेशन करते हैं और अनलॉफुल एक्ट करते हैं। ये इंतहाई बैशफुल एक्ट है। ये आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी जो कि थाना सदर के एसएचओ के नाम लिखी है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस चीज़ को देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग जो है। ये इसकी अकाउंट कॉपी है जो उसने एक्सेप्ट नहीं की। इसके अलावा ये इसकी ऑनलाइन कॉपी है, ये ऑनलाइन सबूत है जिसका आज इतने साल गुजरने के बावजूद वो सब इंस्पेक्टर चला भी गया है तो इसके ऊपर किसी ने ना कोई अमल दरामद की है और ना ही किसी किस्म के अमल दरामद की ज़हमत गवारा की है, जो कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और
आलमी इंसानी हकूक 1948 की सरासर खिलाफ वर्जी है और जुर्म है। ठीक है जी, ये उसने नहीं किया, उसने एफआईआर लॉन्च नहीं की। उसने क्या किया, उसने किया जनाब अली ये कि उसने नौसरबाज ग्रुप के साथ मिलकर उनको हेल्प आउट किया कि वो हमारे प्लॉट के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन करें, गुंडागर्दी करें, कब्जा करें, सीना जोरी करें। बाकी रह गया स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने किसी किस्म की कोई जहमत ही नहीं गवारा की कि मैं एक्शन लूं। तो ऐसे कल्चर में सबसे पहले तो यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि जब हम पुलिस में किसी भी बंदे को हायर करते हैं ना, मुझे नहीं समझ आती, मैं फैसलाबाद का ही नाम लूंगा, पाकिस्तान भर में ऐसे ही हायरिंग होती है। हम क्या कहते हैं कि यार इस बंदे का इस गांव से ताल्लुक है, इसको हायर कर लो, इसकी दौड़ बहुत अच्छी है, उसे आता जाता कुछ ना हो, रिपोर्ट बनानी ना आती हो, इंग्लिश के ऊपर उसकी ग्रिप ना हो, वो स्टम्बलिंग ब्लॉक ही क्लियर करे आपके लिए, लेकिन आप लोगों ने उसे हायर जरूर करना है। आप मुझे बताएं, आपको वेल क्वालिफाइड लोग नजर नहीं आते या हायर करने आते नहीं है? कोई प्रॉब्लम है उनको हेल एंड हार्टी मैनर में हायर करने में? आप लोगों को जो है, क्यों आप मॉबलस लोगों को क्यों नहीं हायर करते जो ऑक्सफोर्ड से या फॉरेन क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से आते हैं? क्यों आप लोगों ने ऐसे रास्कल्स को रखा हुआ है जो अच्छा, अब ये एप्लीकेशन किन मुजरिमान के नाम थी, उनके नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें से एक मुजरिम का नाम मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफीक है और ये बंदा नवाब टाउन 225 रेबे मलखावाला का रिहायशी है। इसके अलावा इसका भाई सलीम वल्द मोहम्मद रफीक है, ये भी सेम उसी एरिया का रिहायशी है। इसके अलावा इसके बाकी बरादरान भी शामिल हैं। इन्होंने जो कि इनका एक नौसरबाज ग्रुप बना हुआ है जो कि बगैर असल रजिस्ट्री के लोगों को लूट मार करने के चक्कर में चीट करके सेल आउट कर देता है। उनको ये प्लॉट सेल आउट कर रहे हैं जबकि वहां पे कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, अब इसने किसकी सर्विसेज हायर की? इसने नौसरबाज ग्रुप का एक हेड है शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद, उसकी सर्विसेज हायर की। उसके अलावा मोहम्मद सदीक जट है वल्द नामालूम, उसकी सर्विसेज हायर की। सदीक जट का बेटा है फरहान, उसकी सर्विसेज हायर की। अब ये लोग मुख्तार है, मुख्तार की सर्विसेज हायर की वल्द नामालूम। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पे एक स्टोरी क्या बनाई या उधर इन्होंने गॉसिप न्यूज़ क्या स्प्रेड की है उस एरिया में। ये लोग ये कहते हैं जनाब कि ये जो प्लॉट्स हैं ना सारे, ये हमारी बेटियों के हिस्से हैं। यानी सदीक जट उस टाइम क्या कहता फिर रहा था, खुद वो किराए के घर में रहता था, लोगों को वो नौसरबाजी के जरिए लूटे जा रहा था। उसका भतीजा है शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद। ये सारे कर क्या रहे हैं? ये कहते थे कि ये हमारे वालदैन ने हमें हिस्सा दिया, हमारी पुफियों को हिस्सा दिया है, हमारी पुफी का नाम है मंजूरा बीबी जो है। जबकि हकीकत में जो रैकेट है पटवार खाने के, फैसलाबाद के जो भी लीगल हेयर्स हैं, वो सारे यही कह रहे हैं कि इनके नेम के ऊपर वहाँ पे कोई चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक इतना ऑर्गेनाइज किस्म का ग्रुप है। इसमें मैं कुछ वजाहत आपको और दूंगा कि इसमें इनके वकला साहिबान भी शामिल हैं। अब जो मुख्तार है ना, मुख्तार का एक भतीजा है, उसका नाम है चौधरी मोहम्मद आतिफ वैनस। वो करता क्या है, वो जाली रजिस्ट्रियां बनाता है। अलामा इकबाल लॉ चैम्बर है फैसलाबाद का, वह जाली रजिस्ट्रियां बनाता है। उसके साथ इस काम में उसको सपोर्ट कौन करता है? उसको एक और एडवोकेट सपोर्ट करता है, उसका नाम है चौधरी मोहम्मद महमूद मान। सूफी बरकत अली लॉ चैम्बर में इसका ऑफिस है 37, ये एड्रेस है इसका जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये भी इनके साथ इन्वॉल्व है। ये लोग करते क्या है? ये करते ही है कि दूसरे लोगों को सेल कर देते हैं, बाद में जब असल ऑनर आता है तो उसको डराना धमकाना, जान से मारने की धमकियां देना, हत्ता कि असला लेके आ जाना। बीच में इनके वकला साहिबान भी शामिल हैं जो असला लेके आ जाते हैं और उसे उसकी असल प्रॉपर्टी से महरूम करना जाली दस्तावेजात के जरिए जो है। ये इन लोगों का घिनौना धंधा है और ये इन लोगों का घिनौना कारोबार है। जब उस नमूने ने एफआईआर की लॉन्चमेंट नहीं की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन को लॉन्च नहीं किया, उसके बाद वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जाहिर बात है कि हम लोगों ने हक हलाल की कमाई से ये प्लॉट खरीदा था, तो हम लोगों ने किया क्या कि हम लोगों ने इसकी स्टे ऑर्डर के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया। सेशन कोर्ट में ये केस आप देखें मैंने लॉन्च किया है 23/6/2020 को। इस केस का नंबर है 332-1 और इस केस का डिसीजन कब आया? 16/4/2021 को। जब ये केस मैंने लॉन्च किया है, अदालत ने इन्हें समन जारी किए हैं। समन जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप आओ और आप साबित करो कि ये प्लॉट जो है ये आपकी मलकियत में कैसे आता है। ठीक है, एक दफ़ा इनका वकील आया, ये लोग किसी किस्म का कोई भी जवाब अदालत में दे नहीं सके।
उसके बाद चूंकि हमारा अदालती निज़ाम जो है, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अदालती हजरात भी मुझे देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। इसलिए ये एक्स पार्टी का डिसीजन करवाते करवाते भी मुझे 7 से 8 महीने लगे जो है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों की वजाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि ताकि बाकी जनरल पब्लिक को भी पता चल सके कि जो टेक्निकल फैक्टर है ना, उसमें किस किस्म के मामलात आते हैं। जनाबे अली, टेक्निकल मैटर में दो तरह का ट्रायल कोर्ट है आजकल जो फैसलाबाद में चल रहा है। सेशन कोर्ट में होता क्या है, सेशन कोर्ट में कुछ जजेस जो हैं वो केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मीन टू से कि वो ये जांच पड़ताल और इवेल्युएशन करने की कोशिश करते हैं कि इस केस के अंदर जान भी मौजूद है या जान मौजूद नहीं है, या बोगस कर दिया है या बोगस दावे करता है ये बंदा जो है, इसको आगे भेजना है या नहीं। जब वो एक कोर्ट मुतमईन हो जाता है, वो देख लेता है, इवेल्युएट कर लेता है, यानी उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, अपनी असेसमेंट को फुलफिल कर लेता है, उसके बाद वो सेकंड कोर्ट को वो केस फॉरवर्ड कर देता है। क्यों? वो एक कोर्ट जो है ना, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट, ये याद रखिएगा, वो डिसीजन नहीं दे सकता, उसने इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने फॉरवर्ड करना है। दूसरे कोर्ट को क्या कहते हैं? एडमन ब्रांच, एडमन कोर्ट कहते हैं। फैसलाबाद में इस टाइम एडमन ब्रांच के 3 जजेस हैं, जिनमें से एक जज साहब का नाम मैं शेयर करूंगा, ऑनरेबल उमर दराज हरल साहब है। फाइनली उनके पास जाता है केस, उमर दराज हरल साहब के पास जाता है। तो लास्ट रिक्वायरमेंट के तौर पे उन्होंने करना क्या होता है, उन्होंने 48 घंटे का टाइम देना होता है एक्स पार्टी करने से पहले, कि अगर उनकी तरफ से कोई वकील, कोई विटनेस, गवाह तो बड़ी दूर की बात है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं पेश होती, तो वो एक्स पार्टी का डिसीजन ले सकते हैं फर्स्ट पार्टी की फेवर में, जिसने सारे डिसीजन और प्रूफ उन्हें प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छा जी, वो करते किया क्या जनाब, उमर दराज हरल साहब ने, बड़े कोऑपरेटिव पर्सन है, उन्होंने किया ये कि उन्होंने 2 हीयरिंग की, टाइम पूरा किया, कोर्ट के लॉ को साथ लेके चले। उसके बाद उन्होंने हमारी असल रजिस्ट्री, हमारी फर्द, पटवार खाने का रैकेट, उसके अलावा पटवार खाने के रैकेट्स के बाद वो लोग गए हैं जनाब दूसरी चीज़ की तरफ। उन्होंने जो कौंसल थी ना, जिनसे हमने परचेज किया था, उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों ने हमारे हक में गवाहियाँ दी, जिनके नाम शहजाद अली वल्द मोहम्मद रऊफ़ हैं और हमाद अली वल्द मोहम्मद रऊफ़ हैं। कौंसल के थ्रू दी, अपने एडवोकेट के थ्रू दी, और रिटर्न डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनके पास अवेलेबल थी। उसके बाद उमर दराज हरल साहब ने हमारी रजिस्ट्री के ऊपर भी अपनी स्टैंप किया, उन्होंने हमारी फ़र्द को भी स्टैंप किया, स्टैंप करके उन्होंने उसकी जेन्युइननेस जो है वो कन्फर्म की। कन्फर्म करने के बाद कॉर्नर प्लॉट का उन्होंने तयन कर दिया। अगर फ़र्ज़ करें हिस्सा सालम में भी किसी का प्लॉट आ रहा हो ना, जब एडमन ब्रांच तयन कर दे तो उसका हिस्सा सालम में से टेक्निकली प्लॉट निकल जाता है, बल्कि लीगली निकल गया। वो लीगली इसी तरह ही है कि जिस तरह एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे प्लॉटिंग की अरेंजमेंट जो है वो सेटल है। इस लिहाज से आतिफ सलीम बट वल्द मोहम्मद सलीम बट, उमैर सलीम बट वल्द मोहम्मद सलीम बट का टेक्निकली वो प्लॉट निकल गया। और यहाँ पे आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि इस चीज़ को शेयर करूँ। और सबसे पहले मैं आपको डिसीजन दिखाऊंगा जो उमर दराज हरल साहब का है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर तफसीली फैसला देखिएगा। ये आप सबको आपकी स्क्रीन के ऊपर तफसीली फैसला मेरे नाम से और मेरे छोटे भाई के नाम से नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इसके बाद इसकी डिग्री शीट की तरफ चलते हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इसके डिग्री शीट की तरफ चलते हैं, डिग्री शीट देखते हैं कि जज साहब क्या मेंशन कर रहे हैं इसमें। ये ब्रेक ले लो। जब उमर दराज हरल साहब जो हैं वो डिसीजन को फाइनलाइज करके अपनी स्टैंप कर देते हैं ना, उसके बाद आप अथेंटिकेट हो कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अच्छा, जब हम मैं किया प्लॉट के ऊपर ज़ाती तौर पे और मेरे छोटे भाई भी गए,
ये नौसरबाज ग्रुप दोबारा आ गया, इन्होंने आके असला के जोर पे गुंडागर्दी बदमाशी करनी शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि जी आप हमारे साथ मुआहिदा करो और ये प्लाट ही हमारा है। शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद आया था और उसके साथ मुसल्ला अफराद भी थे, नदीम भी था और उसके भाई भी थे, मुख्तार भी शामिल था। ये सारे हजरात हैं, वही हरकतें इन्होंने शुरू कर दी। मैंने किया क्या कि जब मैं वहाँ पे गया कुछ अरसे बाद इश्तिहार लगाने से पहले, तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि जब इन 3 जजेस में से कोई एक जज फैसला दे दे तो इसका इम्पेक्ट क्या होता है, इसका जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जनाब अली, होता ये है कि अगर कोई भी बंदा आपके अगेंस्ट बोगस केस सेशन कोर्ट में या सिविल कोर्ट में कर दे, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाई, आपकी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की, आप वहाँ पे पेश करोगे तो ये केस खारिज हो जाएगा, उल्टा उसके खिलाफ एफआईआर की लॉन्चमेंट हो जाएगी। क्यों? जब एडमिन ब्रांच किसी चीज़ की एग्जामिनेशन कर लेती है, वेरिफिकेशन कर लेती है ना, उसके बाद आप किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई झूठा क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ये है कि जो वकला हजरात है, मैं तमाम वकला की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो वकला हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो है सुप्रीम कोर्ट के जिनके साथ मेरी रोज़मर्रा गपशप होती है, बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में होता क्या है, गाइडों से पढ़ के या 40-40 नंबर लेके ये गए होते हैं, इनको कोई एक केस मिल जाता है तो एक दूसरे से पूछ पूछ के एक एक सेक्शन ये लोग लिख रहे होते हैं। आर्टिकल से इन लोगों को कोई शनाख्त नहीं होती, किसी चीज़ का इन लोगों को पता नहीं होता, जिसको कह लेना के पास पिटीशन लॉन्च कर दी। और उसी तरह पैथेटिक कल्चर है हमारे सिविल कोर्ट का भी। सिविल कोर्ट में होता क्या है, उसकी असल एग्जामिनेशन करने के बजाय चूंकि क्लरिकल स्टाफ है वो स्टैंपिंग करके बस समन इशू कर देते हैं कि ये भी सोचे समझे बगैर कि एक चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं। वो भी मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ कि 2 इम्पैक्ट क्या होते हैं जी। इसके बाद सबसे पहले स्टेप पे मैंने किया क्या, मैंने एक जंग ग्रुप है, एक बहुत बड़ा इदारा हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का, उसमें अखबार इश्तिहार किया। ये आप देख रहे हैं शहर की आपके सामने शो हो रहा होगा। इसके अलावा ये कंप्लीट ऐड आप दे सकते हैं जो कि हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आम लोग इनकी नौसरबाजी का शिकार ना हो। मैं वो उसको चस्पा करने भी ज़ाती तौर पे खुद गया था। ठीक है जी, अखबार इश्तिहार आपने देखा। अच्छा, हुआ क्या कि जब इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसने ना शबीर ने रोज़ ही मुझे ब्लैकमेलिंग की, जान से मारने की। शबीर अहमद वल बशीर अहमद ने धमकियां देना शुरू कर दी, उसमें उनके वकला साहिबान भी शामिल थे, उन्होंने भी जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। ये सारे लोग मिलके कॉल किससे करवाते थे, शबीर अहमद से करवाते थे। उसके कुछ अरसे बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पूरा मुनज़्ज़म ग्रुप है जिसमें जिसमें इनके वकला साहिबान शामिल हैं। अब एक बंदा इन्होंने बोगस उसने मेरे खिलाफ केस किया, उसका नाम था मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है जी, उसकी रजिस्ट्री बोगस किस्म की किसने तैयार की, उसकी रजिस्ट्री तैयार की चौधरी मोहम्मद आतिफ वीनस एडवोकेट ने, जो कि अल्लामा इकबाल लॉ चैम्बर में होता है। ये आप देखेंगे ये पटिशन थी, ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी कि अखबार इश्तिहार की मुद्दत ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये बंदा मेरे अगेंस्ट प्रॉपर पटिशन नहीं कर रहा, बोगस पटिशन कर रहा है। इसका रकबा है 3 मरले 4 सरसाई जो है। तो मैं चाह रहा था कि ये खूबसूरत यादगार आपके साथ भी मैं शेयर करता। इसके नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं ताकि आप लोग भी ये झूठे इल्ज़ाम को देख सकें मीडिया के ऊपर। ये देख सकते हैं, आपको सेकंड पेज नज़र आ रहा होगा कि कैसे सोसाइटी में कानून की दिचकियां बखेरी जाती हैं और जाली रजिस्ट्री को अटैच करके आप पटिशन करते हो, जाली फर्द कैसे साथ अटैच करते हो। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी साइड से जो उन्हें जवाब दिया गया, और सारी मैं फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस दावे की। आपको फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इस केस का डिसीजन क्या आया।
बाय स्टेप सारा प्रोसीजर नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये आप उनके बोगस गवाहान के नाम भी देख सकते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्चमेंट के लिए हम लोग गए थे। क्लियर कट पढ़ सकते हैं जिनका मैंने जिक्र खैर किया आप सबसे। ये जज साहब के आप समन भी देख सकते हैं जो कि मेरे नाम पे ऊपर इशू हुए थे, और इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था। ये आप कौंसल के लाइसेंस भी देख सकते हैं। महमूद मान ने लाइसेंस अपना पेश किया था, जबकि पटिशन करने के बाद वो एक मरतबा भी कोर्ट में हाज़िर नहीं हुआ बोगस दावा करने के बाद। और वो शख्स कह क्या रहा है, मैं आपको सारे क्लिप भी दिखाऊंगा। वो कह रहा है कि जी मैं जब गवाहियों की ज़रूरत पेश आएगी तो वहाँ पे उस वक्त सारी डॉक्यूमेंटेशन पेश करूँगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको कि इस केस का डिसीजन क्या आया और किसकी फेवर में आया। ये आप देख सकते हैं कि जज साहब ने ये डिसीजन मेरी फेवर में लिखा है। आपके सामने टाइम मेंशन हो रहा होगा, मंथ्स मेंशन हो रहे होंगे। ये पटिशन करने के बाद मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक की तरफ से जिन बोगस वकीलों ने इसकी रजिस्ट्री तैयार की थी, उनमें से एक उसका ग्रुप फेलो था चौधरी मोहम्मद महमूद मान। वो दावा करने के बाद कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। ये आपके सामने आपके सारे रैकेट्स आ रहे होंगे। इसमें मैं कुछ चीज़ों की एलेबोरेशन आपको करूँगा। फर्स्ट हियरिंग थी केस की 16/9/2021 को। उसमें आर्गूमेंट कोर्ट ने फिक्स किए थे तो उसकी तरफ से कोई भी नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग हुई है 30/10/2021 को। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी साइड से कोई नहीं आया। उसके बाद हमारी साइड से एडवोकेट मुसलसल पेश होते रहे। मैं डिफेंडेंट था चूँकि इस केस में। इसके बाद 6/1/2022 को वकला की स्ट्राइक थी, इसलिए दोनों साइड से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। 29/1/2022 को प्लंटिफ यानी इसकी तरफ से नदीम की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। मेरी तरफ से वकील पेश हुआ और उसने तफसीलन बहस भी की। ठीक है जी। इसके बाद जज साहब ने किया क्या, क्योंकि अगर 3 पेशियों के ऊपर आप नहीं आते तो स्टे ऑर्डर टूट जाता है, खारिज हो जाता है दावा ऑटोमेटिकली। उसके पास कोई असल चीज़ होती तो वो आता ना। उसके पास तो सारी जाली दस्तावेजात थी और वो जाली दस्तावेजात के सर पे आगे से आगे काम करी जा रहा है। 29/1 को जज साहब के रिमार्क्स पढ़ते हैं। दर्जा अव्वल के जज हैं मिर्ज़ा नईम बेग साहब। ये क्या कहते हैं, 9 बजे वो कह रहे हैं कि जी प्लंटिफ की साइड से कोई नहीं आया, डिफेंडेंट की तरफ से पावर ऑफ अटार्नी सबमिट हुई है। पावर ऑफ अटार्नी सबमिट होने के बाद वो कह रहे हैं कि मैंने केस को कॉल ऑफ किया। कॉल ऑफ का मतलब होता है कि दोबारा बुलाया है, अभी डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन क्यों नहीं लिया? डिसीजन इसलिए नहीं लिया कि कोर्ट की टाइमिंग अभी बाकी है। जब तक कोर्ट का टाइम बाकी है तो इसमें गुंजाइश ये रहती है कि दूसरा वकील किसी भी वक्त आ सकता है। चांस दिया। उसके बाद जज साहब अपने रिमार्क्स में फर्दर क्या कहते हैं कि उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया। 11 बजे भी नदीम के बिहाफ पर कोई वकील नहीं आया। उसके बाद उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया तो 12 बजे भी नदीम के बिहाफ पर कोई वकील नहीं आया। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यह नजर आ रही होगी। नदीम के जो हाजिर ही नहीं हुए कोर्ट, जरूरत ही नहीं थी कोर्ट का सामना कर सकते। आपको नजर आ रहे होंगे उनके नाम, और नदीम भी नजर आ रहा होगा जो खुद मदई बन के खुद गवाही लिख रहा है अपनी।
की साइड से कोई बंदा पेश नहीं हुआ जो जज साहब अपने डिसीजन में लिख रहे हैं, और जज साहब के सिग्नेचर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया, 2 बजे भी उसकी साइड से कोई नहीं आया। फाइनल उन्होंने 3:45 पे अपना ये डिसीजन लिख दिया, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अच्छा, कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये डिसीजन आ गया मेरे हक में। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे प्लॉट और उमैर सलीम भट्ट साहब के प्लॉट के ऊपर एक और पर्सन जो है उसने अपनी फिलिंग स्टार्ट कर दी है। और पता चला जी, इन्वेस्टिगेशन करने पे हमने 15 को कॉल की, उन्होंने 3 आवर्स लगा दिए, और जैसे ही वो पहुंचे तो उनकी बाइक में शायद फ्यूल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें कुछ पैसे दे दें, हम फ्यूल इंजेक्ट करवा लें। इतना तो करप्ट है हमारा माशरा जो है, टॉप टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट ही करप्ट है। तो ऐसे में क्या तरक्की होनी है? पुलिस का ये तो नहीं ना काम कि बेसिकली गवर्नमेंट से आवाम के टैक्सेस से सैलरीज रिसीव करी जाए और इम्प्लीमेंटेशन करनी कुछ नहीं है। वो कहा जाता है ना, प्लानिंग इज नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं की उन्होंने, किसी किस्म की करते ही नहीं है। 751 लगाते हैं, ये भी नहीं देखते कि ऊपर सीसीटीवी फुटेज चल रही है। सीसीटीवी फुटेज से जो 751 लगा रहा होता है ना, वो खुद मुजरिम साबित हो जाता है। टेक्नोलॉजी का दौर है, क्योंकि देहाती लोग भर्ती किए हुए हैं, उनका माइंड मैनेजमेंट सिस्टम बस इस तरह का पैथेटिक ही होता है। क्योंकि हम वेल क्वालिफाइड ऑक्सफोर्ड के और अदर यूनिवर्सिटीज़ के तो हम कर नहीं रहे, हमें देहाती लगे हुए हैं सूट करने के लिए। अच्छा, अब इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जज साहब ने, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो मैं सोसाइटी से ये सवाल कर रहा हूँ, 2 कदम के फासले पे रैकेट रूम है, रैकेट रूम से कंफर्मेशन क्यों नहीं की? उनके फेक स्टे ऑर्डर देने की वजह से मेरी प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है, उसकी तो प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं थी, वो कौन पूरा करेगा? मुझे ज़रूरत पड़ जाती, या फ़र्ज़ करें मैं उसको सेल आउट करना चाहता, वो नहीं हो सकता था, सारा कुछ स्टक ऑफ हो गया। ये जो हम लोगों ने स्टे ऑर्डर का किया है ना कि फौरी तौर पे दिया जाए, बगैर असल डॉक्यूमेंटेशन के, जांच पड़ताल के, दोनों पार्टीज के, ये स्टे ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए। स्टे ऑर्डर का ये सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। क्यों? टिपिकल कल्चर में ये लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। अब दो नुकसान क्या हुए? उन्होंने उसको स्टे ऑर्डर दे दिया, मेरा नुकसान हो गया। अब मेरा नुकसान जो हुआ है वो किसने पूरा करना है? जिसकी भी गलती की वजह से हुआ है वो नुकसान जो, ठीक है जी, ये दो पहलू निकलते हैं ना हर चीज के। लॉ हमें ग्रांट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें परमिशन ग्रांट करता है। आर्टिकल 10B हमें परमिशन ग्रांट करता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 परमिशन ग्रांट करते हैं। आर्टिकल 189 एंड 201 हमें परमिशन ग्रांट करते हैं। आर्टिकल 199 हमें परमिशन ग्रांट करता है। आर्टिकल 184 क्लास 3 जो है वो सो मोटो एक्शन की तरफ लेके जाती है। ये मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं अपने फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन की, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस्लामिक तालीमात पर मबनी है। अब जो नुकसान हुआ, ला नहीं पड़ा था या जो भी नहीं पड़ा था, जैसे तैसे भी थे वो पहुंच गए, तो दर्जा दोम का वो जज था जिसने ये केस ओपन कर लिया। ठीक है जी, अब मेरा तो नुकसान करवा दिया ना उसने। अब उधर 100 जजेस हैं, अब अगर कम्युनिकेशन का फुकदान है तो उसमें एक आम और शरीफ शहरी का क्या फॉल्ट है? या नहीं पढ़ा? अब ये देखें ना, उसने जिस रूल के मुताबिक ये लगाई है, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ काइंडली, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है, लेकिन उन्होंने जिस ऑर्डर को फॉलो किया है
उन्होंने 3912 को फॉलो किया है। 3912 को तो उन्होंने फॉलो किया है, जवाब में हमने 711 लगाई है, जिसके मुताबिक वो चौधरी मोहम्मद महमूद मान स्टे ऑर्डर मांग रहा है। लेकिन 39 ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जी अगर एक बंदे के पास डॉक्यूमेंटेशन निकल आती है तो वो फौरी तौर पे अदालत अपनी वरासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए उस स्टे ऑर्डर को ख़त्म कर सकती है। और 2 दफ़ा मैंने उन्हें डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर ख़त्म नहीं किया। 7 महीने चलाना था वो केस, उन्होंने चलाया और निकला भी कुछ नहीं, एंड में मेरा ही वक्त बर्बाद हुआ। अब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि ये चौधरी मोहम्मद आतिफ वीनस और चौधरी मोहम्मद महमूद मान, ये जो पूरा ग्रुप है, ये हैं कौन दोनों, और इनके बारे में मैं आपके साथ वजाहत देनी ज़रूरी समझता हूँ। और ये जाली रजिस्ट्री जो है ये तैयार कैसे होती है, इस चीज़ की तरफ अब हम चलते हैं। अच्छा, चौधरी आतिफ वीनस और मोहम्मद महमूद मान जो है ना, ये एक दूसरे के साथ चैम्बर शेयर करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा जो मैंने कुछ देर पहले आपके साथ शेयर किया। मेरा एक दोस्त है, वो रूममेट भी है, मेरा बड़ा प्यारा पेयर है। वो मेरा पेयर मेरे साथ जब रहता है, क्या मुझे उसके साथ दोस्ती का जो लेवल है, मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त जो है वो अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है, ईमानदार है या बेईमान है, करप्ट है या दयानतदार है। ठीक है, मुझे सारा ही पता है। अगर मैं ही उठ के एक तीसरे उसके कहने के ऊपर किसी शरीफ उन नफ्स बंदे के पास कर दूं पिटीशन, उस बंदे का जो नुकसान हुआ है, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये हमारा आइन हमें कहता है हर पाकिस्तानी शहरी एक इज्जतदार शहरी है। आप किसी के अगेंस्ट पिटीशन नहीं कर सकते बगैर एविडेंस के, क्योंकि सिस्टम इतना पथेटिक है। गोरे चले गए, गोरों ने जाके वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो कर लिया। अमेरिका में आप न्यूयॉर्क में जाते हो, उन्होंने लिखाया हुआ है कि इंसाफ करो। इस्लाम का दारोमदार किस पे था? इंसाफ पे। इस्लाम की अगर एक लफ्ज़ में डेफिनेशन बयान की जाए ना, तो वो अदलो इंसाफ पर मबनी है। ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जब एक दफ़ा एक चोरी का मुकदमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सफारशी लोग आ गए। उन्होंने कहा कि ये एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, ये औरत, इसे सजा ना दे, इसके हाथ ना काटे जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जगह अगर मेरी अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी होती, तो मैं उनके लिए भी ये सज़ा तजवीज़ करता। यानी बताने का मकसद क्या है और समझाने का मकसद क्या है कि सज़ा नहीं होती। जो मर्जी जाली करप्ट बंदा है उसे सोसाइटी के अंदर ही छोड़ा हुआ है, FIR हमने नहीं करनी, फलाना कुछ हमने नहीं करना, वो करप्शन में करप्शन फैलाई जाए, जितनी मर्जी बोगस रजिस्ट्रियाँ बनाई जाए जो है। ठीक है, ज़मीन किसी की ना हक मारो ना खाओ। अब दूसरी दफ़ा भी मैंने केस विन कर लिया। अब ये जाली रजिस्ट्री किस तरह बताते हैं और हिस्सा सालम में होता क्या है, ये मैं आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये करते क्या है, इन्होंने एक पर्सन का ID कार्ड हायर किया, उससे पैसे लिए, पूरे ग्रुप ने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर ली जी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन आपस में। वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इन्होंने उसे ले जाना है रजिस्ट्री ब्रांच में, स्टाम्प फिल करके खुद ही। रजिस्ट्री ब्रांच में कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है जो पता करवा सके इनिशियल स्टेज के ऊपर कि ये जो वकील है ये जाली रजिस्ट्रियाँ बनाता है या वहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो है। ठीक है जी, उन्होंने उसके बेस के ऊपर उसका सारा कुछ एंटर कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। अब उसने चूंकि टॉन ऑनर से नहीं खरीदी, उसने खरीदी है नौसरबाज से। ठीक है जी, जिसका रकबा है उससे नहीं खरीदी, पटवार खाने वो गया कोई नहीं, बन गई रजिस्ट्री। इसी तरह उसकी फर्द की कॉपी भी इन लोगों ने रेडी कर ली। अब दूसरी तरफ चल क्या रहा है और हिस्सा सालम में होता क्या है, कैसे ये 2 नंबरी करती हैं और कैसे ये बोगस केसेस करते हैं, ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये जनाबे अली करते ये हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे एंटर करा दिया। हिस्सा सालम में जगह नहीं छोड़ी जाती, सड़कों की जगह नहीं छोड़ी जाती, सीवरेज सिस्टम का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। यानी जितने मरले उस टोटल रकबे में से निकलने होते हैं ना, वो नहीं निकले होते। इसीलिए ABCD में से कोई भी बंदा चला जाएगा तो वो रजिस्ट्री बनवा लेगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं है मूवेबल, यानी उसका प्लॉट कोई नहीं है। यहां तक आपको मेरी बात की समझ आई? वो बनवा लिया, पटवार खाने को भी थोड़े पैसे दे दिए, पटवारी तक इन्वॉल्व होते हैं। ये जो सारा गैंग है ना, इनका ज्यादा ताल्लुक है चक जुमरा से। इसी तरह करते करते ये जो शख्स है जिसका मैं जिक्र खैर कर रहा हूँ कि बदनामे ज़माना करप्ट पर्सन है, आतिफ वीनस चौधरी,
और ये जो एडवोकेट है इसने 25 से 30 रजिस्ट्रियां तैयार कराई हैं। इसके अंकल मुख्तार के पास ये सारी रजिस्ट्रियां हैं, जो 225 रेबे मलखा वाला मदीना सिटी में ही रहता है, अवेलेबल है। और वो लोगों को झूठी कहानियां सुना के 75 एज है ये सेल करता है, जिसकी वहां पे वजूद ही कोई नहीं है। अच्छा, ये हो गया, सेल कर लिया, पैसे ले लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब हुआ क्या कि मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है बुरहान। बुरहान का वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा कवर्ड प्लॉट है। बुरहान के प्लॉट के ऊपर इन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ऑल्दो कि बुरहान जो है वो कोर्ट से पहले ही डिसीजन ले चुका है और पटवारी उसकी जगह का तयन कर चुका है। इन्होंने सोचे समझे बगैर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और बदमाशी शुरू कर दी कि ये तुम्हारा प्लॉट है। बीच में लॉजिक क्या है कि यहाँ तो बुरहान हमें 4 लाख रुपया देगा, हम ब्लैकमेल करेंगे, पटिशन करेंगे इस तरह की, जो कि उन्होंने जितनी खूबसूरत की वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, मैंने आपको इनके आर्टिकल के रेफरेंसेस दे दिए। तो हम उससे 4-5 लाख रुपया ब्लैकमेलिंग की शेप में मंगा लेंगे। वो लेने के बाद हम एएसआई को, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो बना हुआ है, बल्कि ऑफिसर तो नहीं कहना चाहिए, स्टेशन हाउस की कहना चाहिए, जो भी साहब है वहाँ पे, उसको थोड़ी सी रिश्वत दे देंगे। हमारे खिलाफ किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अगला बंदा अगर पुलिस स्टेशन में दरखास्त देगा तो दरखास्त देने के बाद पुलिस दोनों साइड से पैसे खाएगी, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, एफआईआर नहीं लॉन्च होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसकी ना लॉन्च होने की वजह से मुझे 3 साल कितना सफर करना पड़ा, उसके 2000 रिश्वत लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने कोई अमल दरामद ही नहीं किया, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है यहाँ पे जो है किसी भी किस्म का।